नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में बिना किसी एडवर्टीजमेंट के पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560606089752386455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। मॉड्यूल नंबर 4 यहाँ पे वीडियो फॉर्म में करेंगे। इंग्लिश मीडियम के मॉड्यूल है और हिंदी मीडियम मॉड्यूल भी लगातार आ रहे हैं। अगर आप हमारे पेड ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो आपको मॉड्यूल वाइज पीडीएफ मिलेगी, मॉड्यूल वाइज क्विज भी कराई जाएगी। जो भी लोग पेड ग्रुप के मेंबर देख रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस मॉड्यूल की क्विज आप पेड क्विज में जरूर अटैम्प्ट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो यहाँ पर इंडियन ज्योग्राफी में बॉर्डरिंग कंट्रीज़ की बात करेंगे। बॉर्डरिंग कंट्रीज़ जो हमारे भारत देश को बॉर्डर करती हैं, इसमें कई सारा मैप वर्क होगा। मैप पर भी ध्यान देते हुए चलिएगा, जो आपके राइट या लेफ्ट साइड में दिखाया जाएगा। नेबरिंग कंट्रीज़ भारत के कौन कौन से? पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चाइना है, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका। नियरेस्ट नेबर जो है वो श्रीलंका है, ठीक। और इंडिया की लैंड बाउंड्री चाइना नेपाल से नॉर्थ में है, अफगानिस्तान से नॉर्थ वेस्ट में, पाकिस्तान से वेस्ट में, बांग्लादेश और म्यांमार से ईस्ट में है और भूटान से नॉर्थ ईस्ट में है, ठीक है। इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया बांग्लादेश जो है मैट बॉर्डर यहाँ पे शेयर करते हैं। कुछ नेचुरल बॉर्डर भी हैं माउंटेन के फॉर्म में, जैसे तिब्बत के साथ माउंटेन के फॉर्म में हमारा नेचुरल बॉर्डर है और रिवर के फॉर्म में भी बॉर्डर है, ठीक है। तो इस तरीके से ये बॉर्डर्स होते हैं। तो इसमें हमसे क्या पूछा जाता है, इससे बहुत सारे सवाल पूछे जा चुके हैं। जो भी नया मैप अभी आया था 2019 में, उसमें भी कोई खास ऐसा कोई बदलाव नहीं हुआ था, एक्सेप्ट लद्दाख और जम्मू कश्मीर के डिवीज़न के। तो उसमें भी कोई खास परिवर्तन बाउंड्रीज़ में नहीं आया था कि जो भी देशों से हम बाउंड्री शेयर करते हैं उसमें कोई ऐसा खास बदलाव नहीं हुआ था। पुराने ही क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं। कौन सा स्टेट जो है किस देश के साथ बाउंड्री शेयर करता है, मैक्सिमम बाउंड्री किस देश के साथ कौन सा हमारा भारत का स्टेट शेयर करता है, ये सब पूछा जा चुका है। जैसे वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा जो है ये वो इंडियन स्टेट्स हैं जो अपना बॉर्डर किसके साथ शेयर करते हैं? बांग्लादेश के साथ शेयर करते हैं। मैप में आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। मणिपुर जो है अपना बॉर्डर बांग्लादेश के साथ नहीं शेयर करता है। मणिपुर सिर्फ अपना बॉर्डर किसके साथ शेयर करता है? म्यांमार के साथ शेयर करता है। ये दिखाया जा रहा है आपको मैप में, ठीक है। भूटान और इंडिया जो है ये नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, अपना बॉर्डर एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। इंडियन स्टेट वेस्ट बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश जो है ये अपने बॉर्डर भूटान के साथ शेयर करते हैं, ठीक है। तो भूटान के साथ कौन कौन से भारत के स्टेट शेयर करते हैं? सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और वेस्ट बंगाल। कंपोजिट डायलॉग इंडिया और पाकिस्तान के बीच शुरू हुआ था नवंबर 1998 में। किस भारत के पीएम के अंतर्गत शुरू हुआ था, ये आप कमेंट करके बताएंगे। 6 इशू डिस्कस किए गए थे, जिसमें सर क्रीक सीड ट्रीटी थी, वुलार बैराज था, तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट था एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ आर्मी ट्रूप्स इन लाइन ऑफ कंट्रोल। तो तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट जो है ये किस रिवर पर है, ये हमसे पहले एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखिएगा ये है रिवर झेलम पर, झेलम रिवर पर, ठीक। अरुणाचल प्रदेश अपना मैक्सिमम बाउंड्री किसके साथ शेयर करता है? यहाँ पे करेक्शन करेंगे, यहाँ पे म्यांमार नहीं होगा, यहाँ पे होगा चाइना। अरुणाचल प्रदेश मैक्सिमम बाउंड्री अपना चाइना के साथ शेयर करता है। लेकिन अगर पूछे कि भारत का वो कौन सा स्टेट है जो मैक्सिमम बाउंड्री म्यांमार के साथ शेयर करता है, ध्यान रखिएगा मैक्सिमम बाउंड्री पूछ रहे हैं, तो मैक्सिमम बाउंड्री भारत का स्टेट जो शेयर करता है म्यांमार के साथ वो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा एक यहाँ पे करेक्शन या फिर अपडेट करेंगे। नेबरिंग कंट्रीज जो इंडिया के हैं वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, ये बता चुके हैं आपको। सर्वाधिक लैंड बाउंड्री कौन सा देश हमारे साथ शेयर करता है? बांग्लादेश शेयर करता है, 4096.7 किलोमीटर्स है। और शॉर्टेस्ट लैंड बाउंड्री हम शेयर करते हैं अफगानिस्तान के साथ, ये 106 किलोमीटर्स है। और कहीं कहीं पर इसको 86 या 82 के आसपास लिखा जाता है, क्योंकि आप जानते हैं पीओके वाला जो विवाद है उसके चक्कर में है ये थोड़ा सा डिफरेंस। ये एकदम पिन पॉइंट डेटा नहीं पूछा जाता है कि कितनी शेयर करता है, यहाँ पे नेम्स ध्यान रखिएगा खाली। बांग्लादेश को जो स्टेट बॉर्डर करते हैं वो है मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय और वेस्ट बंगाल। 4 स्टेट्स हैं, ध्यान रखिएगा, 4 स्टेट्स। इसके बाद पाकिस्तान और भारत के बीच डिमार्केट करने वाली लाइन को रेड क्लिफ लाइन बोला जाता है। रेड क्लिफ लाइन जो है एक सुपर इम्पोज्ड बाउंड्री है, यानी कि किसी अन्य देश के द्वारा खींची गई थी, 2 देशों के बीच, ब्रिटेन ने खींची थी इसको। मैगिनॉट लाइन फ्रांस और जर्मनी के बीच है। नेचुरल और मैन मेड बाउंड्रीज है हमारी अलग अलग देशों के साथ। हिमालय नॉर्थ में है, बे ऑफ बंगाल साउथ ईस्ट में, इंडियन ओशियन जो है साउथ में है, अरेबियन सी साउथ वेस्ट में है। ये नेचुरल बाउंड्री भारत की बनाते हैं, ठीक। इंडिया जो है चाइना के साथ तिब्बत वाले हिस्से में बॉर्डर शेयर करता है। उसके बाद रेड क्लिफ लाइन जो है ये किसके किसके बीच थी? इंडिया पाकिस्तान के बीच थी। लेकिन अच्छा खैर आगे बताएंगे आपको। मैक मोहन लाइन जो है इंडिया चाइना के बीच है। उसके बाद डूरेंट लाइन जो है डिमार्केट करती है बॉर्डर अनडिवाइडेड इंडिया और अफगानिस्तान के बीच, लेकिन अभी ये किसके बीच है? पाकिस्तान के बीच है। और
अफ़गानिस्तान के बीच है। तो प्रेजेंट में ये अब मायने बदल गए हैं। जब डुरांड लाइन खींची गई थी तब वो जो है ब्रिटिश इंडिया और अफ़गानिस्तान के बीच थी, अब ये है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच सर डुरांड लाइन, ध्यान रखिएगा। उसके बाद श्रीलंका जो है पाक स्ट्रेट से सेपरेट किया जाता है इंडिया के द्वारा, मतलब इंडिया और श्रीलंका को कौन सेपरेट करता है, पाक स्ट्रेट करता है, ध्यान रखिएगा। मद्रास के गवर्नर हुआ करते थे उस समय रॉबर्ट पार्क, उन्होंने जो है ये, या फिर कह सकते हैं उन्हीं के नाम पर ही पाक स्टेट का नाम रखा गया है। सिक्किम जो भारत का राज्य है वो 3 कंट्रीज से बाउंड्री शेयर करता है, नेपाल, भूटान और चाइना। नेपाल, भूटान, चाइना, मैप में आप देख सकते हैं। आगे त्रिपुरा जो है ये बांग्लादेश में नॉर्थ, वेस्ट और साउथ 3 जगह से घिरा हुआ है। तो कई बार ये सवाल आ चुका है कि भारत का कौन सा राज्य है जो तीनों तरफ से बांग्लादेश में है या बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो वो है त्रिपुरा। आगे बाकी सारी चीज़ें आपको हम बता ही चुके हैं। सुपर इम्पोज बाउंड्री है इंडिया पाकिस्तान के बीच, यानी आउटसाइडर ने यहाँ पे बनाई थी। सर साइरिल रेडक्लिफ के नाम पर ये बाउंड्री का नाम रखा गया, रेडक्लिफ लाइन। श्रीलंका हमारा नियरेस्ट नेबर है इन सभी नेबर्स में से। और अगर हम म्यांमार की बात कर लें तो म्यांमार इरावदी रिवर के द्वारा डिवाइडेड है नेचुरल तौर पर, और लैंड बाउंड्री हम म्यांमार के साथ शेयर करते हैं, और इरावदी रिवर की भी बाउंड्री हमारे और म्यांमार के बीच बनी हुई है। और हिमालय की रेंजेस अराकान, योमा, नागा, पटकाई भी एक नेचुरल बॉर्डर बनाती हैं म्यांमार और भारत के बीच। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ फिजियोग्राफी देखेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ फिजियोग्राफी में बहुत ब्रीफ मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वो सभी बातें कवर कर लेंगे जो आपको जानना जरूरी है, जो अभी तक आप नहीं जान पाए। अर्थ और उसकी लैंडफॉर्म जो है ये पहले ऐसी नहीं थी जिस रूप में हम इसे देखते हैं। अर्थ में जो हम देख रहे हैं कॉन्टिनेंट्स का डिवीज़न, पहले ऐसा नहीं था। बहुत सालों पहले, बहुत सालों पहले एक लैंडमास हुआ करता था पैंजिया, और जो पानी वाला हिस्सा होता था उसको पेंथलासा बोलते थे, ठीक। तो पैंजिया के जो हिस्से होते हैं, फिर जो है लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड बनता है, ये आपस में जो है अलग अलग हो जाते हैं, फिर इनके कई डिवीजन्स होते हैं, वो अभी हम आगे बताएंगे आपको। तो आपको भी पता होना चाहिए कि ये लैंड मास क्यों टूटे थे और क्यों बिखरे थे, और प्रेजेंट शेप इन्होंने कैसे पाया था। तो एंडोजेनिक और कुछ एक्सोजेनिक फोर्सेस होते हैं, अर्थ में वही एक्ट करते हैं और अर्थ का स्वरूप बदल देते हैं, ठीक। जो ऑस्ट्रेलियन इंडियन प्लेट जो चली थी नॉर्थ की तरफ, ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया नीचे रह गया था, इंडियन प्लेट फिर ऊपर बढ़ रही थी और टकराई थी यहाँ पर यूरेशियन प्लेट से, फिर हिमालय बने थे, ठीक है। टेथिस सी का मलबा उठा था, ठीक है, हिमालय बना था। ये सब आप अभी बताएंगे आपको सब स्ट्रक्चर वाइज। लेकिन नॉर्थवर्ड मूवमेंट अभी भी चल रहा है, कुछ सेंटीमीटर अभी भी जो है प्लेट मूवमेंट हो रही है, इसी वजह से हिमालय की हाइट अभी भी बढ़ रही है, ठीक। रिसेंट डेटा आया था, आपको याद होगा 2019 के दिसंबर में, कि हिमालय की हाइट और बढ़ गई है। तो क्यों बढ़ रही है हिमालय की हाइट? क्योंकि जो प्लेट है वो अभी भी जो नॉर्थवर्ड मूव कर रही है। तो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर और फॉर्मेशन के आधार पर हम भारत को 3 जियोलॉजिकल डिवीजन में डिवाइड कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। 3 डिवीजन कौन से हैं? एक है हिमालय और उनका एसोसिएटेड ग्रुप ऑफ माउंटेन, एक है इंडो गैंगेटिक प्लेन, और एक है पेनिनसुलर शील्ड। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब नेचुरल रीजन के रूप में देख लें तो ये जो है 4 या 5 में डिवाइडेड होता है, ठीक है। अगर इस तरीके से लिखें तो 4 होते हैं: नेचुरल माउंटेनस रीजन, लार्ज प्लेन्स या पेनिनसुलर प्लेन, गैंगेटिक प्लेन, फिर उसके बाद पेनिनसुलर प्लेट्यू हो जाएगा, फिर उसके बाद कॉस्ट हो जाएगा, फिर आइलैंड हो जाएगा। कॉस्ट और आइलैंड को अगर अलग अलग लिखें तो 5 हो रहे हैं, वैसे 4 हो रहे हैं, ठीक। उसके बाद इन डिवीजन्स के अलावा रॉक स्ट्रक्चर, रिलीफ और टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ पर 3 मेन और 6 सब फिजिकल जियोमॉर्फिक रीजन्स में डिवाइड कर सकते हैं। वो 6 कौन से हैं उनको भी देख लीजिए एक बार। नॉर्दर्न माउंटेन्स, इंडो गंगा प्लेन्स, थार डेजर्ट, सेंट्रल हाईलैंड और दक्कन प्लेट्यू, कोस्टल प्लेन्स और सी और आइलैंड्स, ठीक। ये 6 डिवीज़न हो गए। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे ओरिजिन और रिजनरेशन कैसे हुआ था। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को अगर हम फॉलो करें तो यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से जो प्रेजेंट में कॉन्टिनेंट्स है वो कैसे बने थे और हिमालय कैसे बना था। क्योंकि हम इस समय इंडिया पर फोकस कर रहे हैं, तो हिमालय कैसे बना था, हिमालय की ओरिजिनी कैसे हुई, इसको देखते हैं। यहाँ पर समझने वाली बात है, जैसे मैंने आपको बताया कि पहले जो कॉन्टिनेंट का डिवीज़न था ऐसा नहीं था, पहले इस तरीके का था, पूरा लैंडमास एक ही में जुड़ा हुआ था पूरी तरीके से, ठीक है। ये पूरा लैंडमास, इसमें यूरोप भी है, एशिया भी है, सारे कॉन्टिनेंट्स एक ही में जुड़े हुए हैं, अफ्रीका वगैरह सब, ठीक। इसको पैंजिया कहा जाता था, ठीक। और उसके बाद ये इसका डिवीज़न हो जाता है, 2 में डिवीज़न हो जाता है, लॉरेशिया में और गोंडवाना लैंड में, ठीक है, लॉरेशिया और गोंडवाना। तो लॉरेशिया जो था वो था नॉर्थ में, ठीक है। इसमें क्या शामिल था? नॉर्थ अमेरिका और यूरेशियन। और आपके गोंडवाना में क्या क्या शामिल था? गोंडवाना में इंडिया शामिल था, अंटार्कटिका शामिल था, ऑस्ट्रेलिया शामिल था, साउथ अमेरिका और अफ्रीका, ये शामिल था सब मिला के आपका गोंडवाना में। और ऊपर का भाग था यूरेशिया और नॉर्थ अमेरिका लॉरेशिया में। ये इतना समझ में आया आपको? मॉडर्न वर्ल्ड जो है इस समय हम देख पा रहे हैं कि सब बिल्कुल बढ़िया तरीके से डिवाइडेड है। अफ्रीका ये है, ये यूरेशिया है, इंडिया है, ये साउथ अमेरिका है, बीच में ओशियन आ गया, इंडियन ओशियन, ठीक। नॉर्थ अमेरिका है और आर्कटिक है,
ठीक, यहाँ पे अंटार्कटिक है। तो ये डिवीज़न जो है कैसे होता है, वही मैंने बताया कि एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस यहाँ पर एक्ट करते हैं। हम बेसिकली गोंडवाना के मूवमेंट को यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे, क्योंकि गोंडवाना इंपॉर्टेंट है। गोंडवाना लैंड जब ऊपर की तरफ जाती है, जैसे यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, आप वापस रिवर्स मोड में देखेंगे अगर, तो देखेंगे कि ये जो इंडिया का हिस्सा है ये किस तरीके से यहाँ नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, हाँ यहाँ पर ऑब्जर्व करिए आप, ये इंडिया देखेंगे ऊपर की तरफ भाग रहा है ना, ये इंडियन प्लेट जो है यहाँ पे टकरा जाती है। फिर ये इंडिया का जो लैंडमास है ये करीब 70 मिलियन ईयर पहले चलना शुरू हुआ था, और इसने गति पकड़ी थी 50 मिलियन ईयर पहले। ठीक है, 50 मिलियन ईयर पहले इसने चलना शुरू किया था, और इस तरीके से हम देखेंगे कि ये मूव कर रहा था इधर पे, और इधर पे फाइनली जा कर के एक भयानक टक्कर होती है यहाँ पर, और यहाँ पर हिमालय का फॉर्मेशन हो जाता है। इसको और बढ़िया तरीके से हम दिखा देते हैं आपको, इसमें आप और बेहतर समझ पाएंगे कि किस तरीके से आप देखेंगे। जैसे ये इंडियन प्लेट यहाँ पे चल रही है, ये इंडियन प्लेट है, और ये आपका लॉरेशिया था, और इस तरीके से यहाँ पर टक्कर होती है, और यहाँ पर टेथिस सी का मलबा उठता है, यहाँ पे सबडक्शन होता है, इंडियन प्लेट नीचे चली जाती है यहाँ पर, और ये इधर की प्लेट उठ जाती है, तिब्बतन प्लेट। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि लॉरेशिया की प्लेट उठती है, टेथिस सी का मलबा ऊपर उठ जाता है, और इस तरीके से हिमालय का हमारा फॉर्मेशन हो जाता है, जो हम प्रेजेंट में देख रहे हैं। तो इसमें आपको काफ़ी बेहतर समझ में आया होगा। अच्छा, ये अगर पूछ लें कि जैसे ये प्लेट है ये किस रीजन में तैर रही है या फिर मूवमेंट कर रही है, तो इसको बोलते हैं एस्थनोस्फेयर। ठीक है, एस्थनोस्फेयर है ये, ध्यान रखिएगा। काफ़ी कुछ अब आपको क्लियर हो गया होगा डायग्राम से। अब यहाँ पर थ्योरी पर आ जाते हैं, क्योंकि मार्क्स मिलेंगे थ्योरी से, क्योंकि पीसीएस में कोई डायग्राम बेस्ड सवाल नहीं आते। नॉर्दर्न पार्ट क्या था अगर आपसे पूछें, जो 2 सुपर कॉन्टिनेंट थे, ये 2 सुपर कॉन्टिनेंट जो आपस में टकराते हैं, तो नॉर्दर्न पार्ट था वो लॉरेशिया था, जिसको अंगारा लैंड भी बोलते हैं। इसमें क्या क्या शामिल था, एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका। सदर्न पार्ट गोंडवाना लैंड था, गोंड जाति के नाम पर इसका नाम रखा गया सुपर कॉन्टिनेंट का, ध्यान रखिएगा। अफ्रीका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडियन पेनिनसुला था इसमें, और मडागास्कर था। ठीक, ये सब थे। अब सदर्न पार्ट जो था लॉरेशिया के नीचे, वहाँ पर एक टेथिस सागर हुआ करता था। ठीक है, टेथिस सागर होता था जहाँ पर हम इस समय हिमालय को देख रहे हैं, वहाँ पर पहले टेथिस सागर हुआ करता था। ठीक, इसके बाद जब मूवमेंट शुरू होता है, मूवमेंट कैसे शुरू होता है इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ दिया हुआ है कि टेथिस सागर जो है अपना स्वरूप बदलने लगता है। टेथिस सागर मीसेजोइक एरा में, ठीक है, टेथिस सागर का जो फ्लोर होता है वो ऊपर उठने लगता है, जियोलॉजिकल मूवमेंट्स के थ्रू ये ऊपर उठने लगता है बहुत तेज़ी से, और जब राइज करता है तो वाटर जो है, जो गोंडवाना लैंड जो उसके साउथ में था, वो धंसने लगता है। जब गोंडवाना लैंड प्रेशर से धंस के टूटता है, एस्थनोस्फेयर में तैरने लगता है, और फिर नॉर्थवर्ड मूवमेंट करता है। ठीक है, क्योंकि टेथिस सागर उठ रहा है, गोंडवाना लैंड ऊपर की तरफ जा रहा है, जैसा कि हमने आपको दिखाया था जीआईएफ में। गोंडवाना लैंड टूट के आगे बढ़ता है नॉर्थ की तरफ, और इंडियन ओशियन जो है यहाँ पर क्रिएट हो जाता है। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोल्डिंग होती है इंडियन प्लेट की, तो यूरेशियन प्लेट से इंडियन प्लेट मर्ज हो जाती है, और टेथिस सी फ्लोर जो है लगातार उठने लगता है, और जो है फैलते हुए तिब्बत प्लेट्यू बनाता है, हिमालय बनाता है। ठीक है, और कई सारे अन्य माउंटेन भी बनाता है, जैसे फोल्ड माउंटेन बने थे कई सारे इसी मीसोजोइक पीरियड में। ठीक है, जैसे आपका एल्प्स बने थे, ठीक है, हिमालय बना था, और आपका क्या बना था, एंडीज पर्वत भी बना था, जो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला पूरे विश्व की है, वो भी बनी थी इसी पीरियड में। ठीक, तो 2 मूवमेंट के, 2 जो हम कह सकते हैं सुपर कॉन्टिनेंट के टकराव से, या फिर यूरेशियन प्लेट के इंडियन प्लेट से टकराव से कई सारे फोल्ड माउंटेन बने थे, जिनको हम मोड़दार पर्वत बोलते हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जब सबडक्शन हमने देखा था कि इंडियन प्लेट नीचे धंसती है और यूरेशियन प्लेट ऊपर उठती है, टेथिस सी का मलबा भी ले लेती है अपने साथ, वो भी ऊपर उठने लगता है, तो फोल्ड माउंटेन एक बनता है, जिसको हम लोग हिमालय कहते हैं। ठीक, हिमालय जो है सबसे बाद में बना फोल्ड माउंटेन है, इसको लेटेस्ट फोल्ड माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो अल्पाइन ग्रुप ऑफ माउंटेन्स में कौन कौन से आ जाएंगे, एंडीज आ जाएगा, आल्प्स आ जाएगा, और हिमालयन रेंज आ जाएगी, ध्यान रखिएगा। अब हिमालय को हमको स्टडी करना है, हिमालय बहुत बड़ा पोर्शन है, इस वजह से एक एक हिस्सा इसका लेंगे। जैसे नॉर्दर्न माउंटेन सबसे पहले लेते हैं, तो ये 3 भागों में नॉर्दर्न वाला पोर्शन डिवाइड किया जाता है। इसको ट्रांस हिमालयन या फिर तिब्बत हिमालय बोलते हैं, हिमालयन माउंटेन रेंज बोलते हैं। ठीक है, और इसको पूर्वांचल हिल्स में डिवाइड किया गया है। तो ट्रांस और तिब्बत हिमालय को अगर हम देखें, तो इसमें आप देखेंगे कि इसको कहा गया है कि इसमें फॉसिलाइज्ड सबमरीन सेडिमेंट्स पाए जाते हैं। ये नॉर्थ का हिस्सा है। ठीक है, इसमें फॉसिलाइज्ड मरीन सेडिमेंट्स जो है पाए जाते हैं। मरीन सेडिमेंट्स आए कहाँ से होंगे, ठीक है, किसी ना किसी वाटर बॉडी से आए होंगे। वाटर बॉडी क्या है, वही टेथिस सी। टेथिस सी के मलबे से जो है इसमें फॉसिलाइज्ड सेडिमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं। ठीक,
टेथिस सागर का मलबा जो ऊपर उठता है वही जो है फॉसिलाइज सेडिमेंट्स यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। और लोअर लेयर इसकी बनी होती है टर्शिया ग्रेनाइट से। लोअर लेयर जो है टर्शिया ग्रेनाइट की आई कहाँ से? ऑब्वियसली जो यूरेशियन प्लेट ऊपर उठी थी उसका जो भाग है, उसके जो पत्थर हैं, उसके जो हम लोग कह सकते हैं पोर्शन है, वो थे टर्शिया ग्रेनाइट। तो नीचे रह गया था टर्शिया ग्रेनाइट और जो मलबा टेथिस का ऊपर उठा था वो ऊपरी लेयर बन गया। आई होप आप अब रिलेट कर पा रहे होंगे उस डायग्राम से। ये जो तिब्बत या फिर ट्रांस हिमालय है, इसका एक्सटेंशन जो है जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा है और इसकी लेंथ करीब 365 किलोमीटर है। यहाँ पर वेजिटेशन बहुत कम है क्योंकि यहाँ पर बर्फ़ की चादरें पाई जाती हैं। अब ट्रांस हिमालय को भी 3 भागों में हम लोग कह सकते हैं डिवाइड किया गया है, कारकोरम रेंज, लद्दाख रेंज और जस्कर रेंज। ठीक है, कारकोरम, लद्दाख, जस्कर। कारकोरम रेंज की बात कर लें तो यहाँ पर बहुत ऊंचे ऊंचे माउंटेन रेंजेस पाए जाते हैं, जैसे गॉडविन ऑस्टिन जो है, गॉडविन ऑस्टिन जिसको K2 भी कहा जाता है, वो यहाँ पर है। ठीक, ये यहीं पर लोकेटेड है। और सियाचिन ग्लेशियर भी कारकोरम रेंज का पार्ट है, नुब्रा वैली में है। ठीक है, नुब्रा वैली में पूछा भी जा चुका है कि सियाचिन जो है किस वैली में है, नुब्रा वैली में। हालांकि जब हम पासेस वगैरह की लिस्ट करेंगे तो उसमें सब अलग से भी बताएंगे आपको। ठीक है, इसके बाद है आपकी लद्दाख रेंज। लद्दाख रेंज जो है कारकोरम रेंज के साउथ में है और ईस्टर्न पार्ट जो है लद्दाख रेंज का वो है कैलाश रेंज। ठीक, जस्कर रेंज जो है ये लद्दाख रेंज के साउथ में है और ग्रेट हिमालयस के नॉर्थ में है। ठीक, तो इंदुस रिवर वैली जो है इसी लद्दाख रेंज और जस्कर रेंज के बीच पाई जाती है। ध्यान रखिएगा, ये आ सकता है कि इंदुस घाटी किस रेंजेस के बीच में है, लद्दाख रेंज और जस्कर रेंज के बीच में। और नेक्स्ट मॉड्यूल में हम ग्रेट हिमालयस को आगे बढ़ेंगे और फर्दर डिवीजन देखेंगे यहाँ पर हिमालयस का। ठीक, अब साइंस में फिजिक्स पोर्शन पर आ गए हम लोग। यहाँ पर मोशन के बारे में बात की जा रही है। इफ़ द पोजीशन ऑफ अ बॉडी चेंजेस विद टाइम द बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन। गति कैसे होती है? गति ऐसे होती है कि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, थोड़े टाइम बाद यहाँ पे दिखता है, तो इसका मतलब उसने गति की है, मोशन किया है। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है, स्थिरता और गति एक दूसरे से बिल्कुल संबंधित है। अ मूविंग ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स द सेम डिस्टेंस इज इक्वल टाइम विद वेलोसिटी, द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। इक्वल टाइम पीरियड में अगर वेलोसिटी सेम रहे तो उसको हम लोग यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। यानी कि अगर 2 सेकंड में बॉडी यहाँ पे है, 4 सेकंड में यहाँ पे है, 6 सेकंड में यहाँ पे है, तो हम देखेंगे कि सेम टाइम पीरियड में उतनी ही दूरी यहाँ पे तय की गई है तीनों पोर्शन में, तब यहाँ पे इसको यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। अगर पर्सन जो है ट्रेन में अगर बैठा है और खिड़की से गेंद गिरा देता है, अगर ट्रेन कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, उससे एक गेंद गिरा देता है, तो गेंद का पाथ कैसा होगा? पैराबोलिक होगा। ध्यान रखिएगा, ये कई बार आ चुका है, बहुत बहुत बार अगेन आ सकता है, तो इस वजह से देख लीजिएगा कि गेंद क्या पाथ फॉलो करेगी? पैराबोलिक। ठीक, इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स एन अनइवन डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल देन द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी अनइवन। मान लीजिए 2 सेकंड में इतनी दूरी चलती है, अगले 2 सेकंड में इतनी ही चल पाती है। ठीक, फिर अगले 2 सेकंड में इतनी चलती है, तो ये जो है डिस्टेंस जो है उतने ही टाइम पीरियड में 2-2 सेकंड में अलग अलग है, तो इसको हम लोग बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन देख लेते हैं। इसका कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा आपके एग्जाम में, थ्योरी भी नहीं आती, इसके एग्जाम्पल आते हैं कभी कभी। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में क्या होता है कि जड़त्व का नियम इसको बोलते हैं। बॉडी हमेशा रेस्ट में बनी रहेगी जब तक एक्सटर्नल फोर्स उसमें नहीं लगेगा। ठीक, और अगर यूनिफॉर्म मोशन में स्ट्रेट लाइन में तो सेम डायरेक्शन में चलती रहेगी जब तक एक्सटर्नल फोर्स उसको रोकेगा नहीं। तो जैसे जब भी बस स्टार्ट होती है एकदम से, तो पैसेंजर जो है ये पीछे की तरफ जाते हैं। ठीक है, मतलब एकदम से बस चलना शुरू होती है तो आप पीछे की तरफ जो है अपनी सीट से लड़ जाते हैं। तो ये किससे होता है? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से होता है। इसके बाद है कि सेकंड लॉ में क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड टू इट एंड इट टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। इसके लिए एक इक्वेशन दी जाती है F इज इक्वल टू ma, तो इसको ध्यान रखिएगा। F इज इक्वल टू ma सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को दर्शाता है। इसके बाद है इसका एक एग्जांपल दिया हुआ है कि क्रिकेट प्लेयर रिट्रैक्ट्स हिज हैंड स्लाइटली व्हेन ही कैचेस द बॉल। जैसे ही कोई प्लेयर कैच पकड़ता है हवा में तो अपने हाथ को थोड़ा पीछे करता है, तो ये एप्लीकेशन है सेकंड लॉ ऑफ मोशन का। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, तो इसका एप्लीकेशन हमने अपने जीवन में जरूर कभी न कभी अनुभव किया होगा। इसको एक्शन रिएक्शन लॉ भी बोलते हैं और नाम से ही क्लियर है, जिस प्रकार कोई एक्शन होता है वैसे उसका इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। जब बुलेट कोई फायर करता है, अगर आपको कभी अवसर मिला हो किसी मतलब बंदूक से बुलेट फायर करने का, या कि कभी देखा हो मूवीज़ में देखते हैं कि जब भी कोई बुलेट फायर करता है तो बुलेट मतलब गन जो है रिकॉइल करती है, जिसको बैक फायर भी कभी कभी लोकल लैंग्वेज में बोला जाता है। बैक फायर का मतलब क्या होता है कि गन पीछे की तरफ धक्का देती है हाथ में। अगर बैरल वाली पिस्टल मतलब बंदूक को लिए हुए तो उसके कंधे में रिकॉइल होता है। ठीक है, तो ये हम आमतौर पर देखते हैं। जब आप कभी मतलब कुएं से पानी भर रहे हो और बाल्टी की रस्सी टूट जाए तो आदमी पीछे की तरफ गिर जाता है, क्योंकि फोर्स नीचे की तरफ लगता है और इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन जो है व्यक्ति की तरफ लगता है। तो इस तरीके से न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन इस तरीके से डिफाइन की जाती है।
न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का एग्जाम्पल प्रोपल्शन ऑफ रॉकेट हो सकता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। डिस्टेंस क्या है? टोटल लेंथ बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ अ बॉडी इन अ पर्टिकुलर टाइम इंटरवल विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। डिस्टेंस में जो है डायरेक्शन ऑफ द मोशन मायने नहीं रखता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन ऑफ द मोशन मायने रखता है, ध्यान रखिएगा। ये फ़र्क है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में। तो डिस्टेंस हमेशा क्या होगा? एक स्केलर क्वांटिटी होगा, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। ये आपको फंडामेंटल तौर पर ध्यान रखना है। यूनिट जो है डिस्प्लेसमेंट की वो मीटर है। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन फिजिक्स मतलब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस आम बोलचाल की भाषा में एक जैसा आप ले सकते होंगे, लेकिन फिजिक्स में ये अलग अलग होता है। किस तरीके से इसको सिंपल डायग्राम से दिखाया गया है कि अगर हम डिस्टेंस यहाँ पे मापेंगे इस तरीके से कोई यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ पहुँचा, तो ज़्यादा दूरी इसने तय किया। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट कुल काउंट करेंगे फिजिक्स की लैंग्वेज में तो इतनी निकलेगी। मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो दो ऑब्जेक्ट के बीच मतलब हो सकती है उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, और डिस्टेंस जो है वो कितना भी हो सकता है, ठीक। ये आप सिंपली समझ पाए होंगे। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर हुज लेंथ इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल टू फाइनल पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, ठीक है। तो ये अंतर हो गया। अब स्पीड के बारे में दिया हुआ, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट ऑफ अ स्ट्रेट लाइन मोशन विदाउट कंसिडरेशन ऑफ डायरेक्शन इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड ऑफ द बॉडी। तो स्पीड में भी जो है डायरेक्शन को कंसीडर नहीं करते हैं, ध्यान रखना है आपको। इसमें डायरेक्शन को कंसीडर नहीं करते हैं स्पीड में, जबकि वेलोसिटी में करते हैं। स्पीड भी कितनी तरीके की होती है? 3 तरीके की होती है। इसमें यूनिफॉर्म स्पीड है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है और एवरेज स्पीड है। एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं? v बराबर डेल्टा एस प्लस डेल्टा टी, इस तरीके से लिखा जाता है। मतलब टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड और टोटल टाइम इलैप्स्ड, टोटल टाइम टेकन हम लोग कह सकते हैं। इससे निकाली जाती है एवरेज स्पीड। आगे वेलोसिटी है। वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स पोजीशन इन अ फिक्स्ड डायरेक्शन। तो वेलोसिटी में डायरेक्शन की इंपॉर्टेंस होती है, ध्यान रखना है। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, और ऐसा यूनिट होता है इसका मीटर पर सेकंड। और वेलोसिटी की वैल्यू जो है पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। ये जरूरी बात है, ये पूछ चुके हैं बीपीएससी में। तो वेलोसिटी हो गई एक वेक्टर क्वांटिटी, जबकि स्पीड हो गई एक स्केलर क्वांटिटी। और डिफरेंस क्या है स्पीड और वेलोसिटी में? कि स्पीड मैग्नीट्यूड देखती है, इसमें स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं देखा जाता है। वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों देखा जाता है। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब आ जाते हैं एक्सेलरेशन पर। एक्सेलरेशन का मतलब हो गया चेंज इन वेलोसिटी और टाइम इंटरवल, ठीक है। ए बराबर डेल्टा वी प्लस डेल्टा टी, यहाँ पे लिखा हुआ है। ये वी से हो गया वेलोसिटी और टी से हो गया टाइम, और इससे क्या निकल आएगा? एक्सेलरेशन निकल आएगा। ये 3 इक्वेशंस हैं एटलीस्ट, इनका ये इक्वेशन वाला ध्यान रखिएगा। वैसे यूपीपी से ज़्यादा ये सब नहीं पूछता है, बीपीएससी में आ जाता है कभी कभी। इनका आप बस इतना ध्यान रख सकते हैं कि कैसे निकलता है। वी बराबर यू प्लस ए टी होता है। वी मतलब क्या? वेलोसिटी। यू मतलब क्या? ए मतलब क्या है? ध्यान रखना है आपको। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। बस इतना आपको ध्यान रखना होगा इन इक्वेशंस में। मोशन अंडर ग्रेविटी में जो ए है वो जी में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब एक्सेलरेशन की जगह हम लोग क्या ले लेते हैं? ग्रेविटेशनल मोशन ले लेते हैं, उसको ए की जगह जी से डिनोट करते हैं। तो जो इक्वेशन ऊपर थी वही नीचे भी हो जाएगी। जैसे v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, एच इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। ये अपवर्ड मोशन के लिए। डाउनवर्ड मोशन में ग्रेविटी का फोर्स प्लस हो जाता है, ठीक है। तो v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, ठीक। इस तरीके से मोशन ग्रेविटी में शो की जाती है। तो बस इतना ध्यान रखिएगा कि जैसे डाउनवर्ड मोशन होता है तो ग्रेविटी जो है प्लस में आ जाती है। ग्रेविटेशनल मोशन जो है उसको प्लस किया जाता है, जब अपवर्ड होता है तो ग्रेविटी के अगेंस्ट जाता है, इस वजह से जी को माइनस किया जाता है। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्लाइट में है तो उसको प्रोजेक्टाइल मोशन कहा जाता है। जैसे फुटबॉल, क्रिकेट बॉल, बेसबॉल, कोई ऑब्जेक्ट जो ऊपर की ओर उछाला गया हो, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विदाउट एनी एक्सेलरेशन एंड द अदर अलॉन्ग द वर्टिकल डायरेक्शन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। सिंपल सा यहाँ पर डायग्राम एक देख लेंगे, आप समझ जाएंगे प्रोजेक्टाइल क्या है। ये सिंपल प्रोजेक्टाइल मोशन इसमें दिखाई जा रही है। ये प्रोजेक्टाइल है, ये ऑब्जेक्ट है। ये जो है कोई गेंद हो सकती है, कोई भी बॉल हो सकती है, फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट बॉल, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। ये इस तरीके से मोशन करती है। मतलब क्रिकेट बॉल कैसे होती है कि छक्का मारा, वो इस तरीके से जाता है, इस तरीके से फिर नीचे आती है बॉल। हर हाल में बॉल तो नीचे ही आती है ना, ऊपर थोड़ी नटक जाती है। तो इस तरीके से होता है कि एक फेज़ होता है ऊपर जाने का और एक होता है नीचे आने का। यही होता है प्रोजेक्टाइल। गैलीलियो नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था कि प्रोजेक्टाइल के 2 फेजेस जो होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स प्रोजेक्टाइल मोशन के, वो आपस में इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक। ये बताया था उन्होंने।
उसके बाद रॉकेट मोशन जो है, इसके बारे में मतलब ये जो है बहुत बार यूपीपीसीएस में पूछा जा चुका है। पिछले 2 सालों में मैं 3 बार देख चुका हूँ कि ये पूछा गया है। ठीक है, तो ये क्या है कि बेसिक प्रिंसिपल रॉकेट मोशन जो है किस पर आधारित होती है? रॉकेट का ऊपर जाना आधारित है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पर। इसको रट लीजिएगा, ये आएगा एग्जाम में, आरओ मेंस में आया था, एक और पेपर में आया था, बीपीएससी में भी आ चुका है। बेसिक प्रिंसिपल जो है रॉकेट प्रोपल्जन का, रॉकेट प्रणोदन का, वो क्या है? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम या फिर न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक, तो रॉकेट जो है एक ऐसा सिस्टम ऑफ वेरिएबल मास का होता है। अब गैलीलियो और न्यूटन के बारे में देख लेते हैं। इनमें उनको इनकी जीवनी नहीं पढ़नी है, इनके आविष्कार वगैरह जो इनके महत्वपूर्ण अचीवमेंट्स हैं उनके बारे में पढ़ना है। ये पीसा इटली में जन्मे थे, एक बार देख सकते हैं। और एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट जो है गैलीलियो ने दिया था, और लॉ ऑफ इनर्शिया पर सबसे पहले जो काम किया था वो गैलीलियो ने किया था, हालांकि उसको प्रूफ वगैरह करने का काम किया था इसाक न्यूटन ने। शुरुआत इन्होंने की थी लॉ ऑफ इनर्शिया की। ठीक, और गैलीलियो गैली का एक और महत्वपूर्ण योगदान है डिस्कवरी ऑफ टेलीस्कोप। सबसे पहले टेलीस्कोप किसने बनाया था? गैलीलियो गैली ने। न्यूटन को हम लोग श्रेय देते हैं, वो सही बात है, आइंस्टीन को देते हैं, लेकिन हम लोग कह सकते हैं सबसे पहले जो है साइंटिफिक इंक्वायरी या फिर रीज़न, लॉजिक को ढूंढने की शुरुआत जो है गैलीलियो ने की थी, और इनका महत्वपूर्ण योगदान है। अगर ये शुरुआत नहीं करते तो हो सकता है न्यूटन अपना जो है थ्री ऑफ लॉ ऑफ मोशन ना दे पाते। ठीक, इसके बाद आइजैक न्यूटन के बारे में बात कर लेते हैं। जिस साल गैलीलियो नहीं रहे थे उसी साल इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे? इंग्लैंड में, आइजैक न्यूटन का। ठीक, तो इनकी क्या क्या अचीवमेंट्स हैं? इनकी अचीवमेंट है द प्रिंसिपिया मैथमेटिका, पब्लिश हुई थी इनकी 1684 में। थ्री लॉ ऑफ मोशन जो है, जो न्यूटन थर्ड 3 नियम हम लोग पढ़ते हैं, न्यूटन थ्री लॉ ऑफ मोशन, वो इसी में दिया गया था प्रिंसिपिया मैथमेटिका में सबसे पहले। और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी इसी बुक में इन्होंने दिया था, जिससे मदद मिली थी केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन को प्रूफ करने के लिए। कोपरनिकस से जो अवधारणा शुरू हुई थी हर चीज़ में साइंटिफिक थ्योरी या फिर साइंटिफिक रीज़न ढूंढने की, वो आगे बढ़ाने का काम करते हैं केपलर, गैलीलियो, और उसको अंत तक ले जाते हैं, एकदम सही अंजाम तक ले जाते हैं न्यूटन। इसी से ये सब चीज़ें हमको पता चलती हैं कि जो है एप्पल ग्राउंड पे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं चला गया। ठीक है, और मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ ये किस तरीके से होता है, क्या क्या इसमें प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व होते हैं, ये सब न्यूटन ने मतलब अपने वर्क्स में फाइनलाइज किया। ये है कुल मिला के। अब इंडियन इकोनॉमी पर आ जाते हैं हम लोग। इंडियन इकोनॉमी में मॉर्टेलिटी रेट क्या है? इट इज़ द नंबर ऑफ डेथ्स ऑफ इन्फेंट्स बिफोर रीचिंग द एज ऑफ 1 इन अ पर्टिकुलर ईयर इन पर 1000 लाइव बर्थ्स ड्यूरिंग एन ईयर। मतलब 1000 अगर जीवित बच्चे जन्मे, उनमें से जितने बच्चे 1 वर्ष अपनी आयु पूरा करने से पहले अगर मृत हो जाते हैं किसी एक साल में, उसी को हम लोग बोल देते हैं इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। आई होप आपको समझ में आया होगा। इन्फ्लेशन मतलब मुद्रास्फीति होती है, जनरल प्राइस लेवल यहाँ पे बढ़ जाते हैं। इन्फ्लेशन के कई प्रकार होते हैं, उनको हम आगे डिस्कस करेंगे आगे के मॉड्यूल्स में। नेशनल प्रोडक्ट या फिर इनकम, टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री प्लस इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसको लेते हैं नेशनल इनकम में। ठीक, मॉर्बिडिटी के बारे में बात करें, इट इज़ द प्रोपेंसिटी टू फॉल इल, इट इफेक्ट्स द पर्सनस वर्क बाई मेकिंग हिम और हर टेम्परली डिसेबल्ड। मॉर्बिडिटी का मतलब होता है वही रुग्णता जो होती है, मतलब आप जो है अपनी पूरी क्षमता से कार्य नहीं कर पाते हैं, जैसे कि डायरिया वगैरह और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस जो होते रहते हैं, वो मॉर्बिडिटी के 2 महत्वपूर्ण कारण हैं इंडिया में। कैरिंग कैपेसिटी की बात कर लें तो ये टोटल किसी अधिवास की कैपेसिटी होती है कि कितनी पॉपुलेशन को वो सस्टेन कर सकता है। एक पर्टिकुलर एरिया में कितनी पॉपुलेशन को कोई हैबिटेट, कोई अधिवास सस्टेन कर सकता है, उसको बोलते हैं कैरिंग कैपेसिटी। मान लीजिए कि एक कोई घर है, उसमें मैक्सिमम कितने लोग सस्टेन कर सकते हैं, तो वो घर की कैरिंग कैपेसिटी हो जाएगी। इसकी एक टेक्निकल डेफिनेशन क्या दी जाती है? कैरिंग कैपेसिटी इज द लार्जेस्ट साइज ऑफ द डेंसिटी डिपेंडेंट पॉपुलेशन फॉर विच द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज 0, यानी कितने लोग एक जगह रह सकते हैं और वो अपनी संख्या ना बढ़ा रहे हो, तो कितना वो अपनी संख्या को लेकर सस्टेन कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर हैबिटेट में। तो कैरिंग कैपेसिटी हर किसी अधिवास की फिक्स होगी। अगर वहाँ पर लगातार पॉपुलेशन बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि वो वहाँ पर सर्वाइवरशिप कम हो जाएगी, वहाँ पर स्पेस कम हो जाएगा और संसाधन कम हो जाएंगे। ठीक है, रिप्रोडक्टिव सक्सेस कम हो जाएगी, बिहेवियरल इंट्रैक्शंस होने लगेंगे, कंपटीशन होने लगेगा, जैसे क्राइम वगैरह होते हैं, लोग एक दूसरे को मिटाना चाहते हैं जगह हासिल करने के लिए। तो ये सब देखने को मिलता है अगर कैरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा कोई व्यक्ति या फिर पॉपुलेशन किसी जगह पर निवास करने लगे। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसके बारे में वैसे तो पॉलिटी में भी पढ़ेंगे आप। ठीक है, कितनी स्लैब होती हैं? 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। तो वैसे तो 5 हो गई, लेकिन 0 को नहीं काउंट करते हैं, तो 4 स्लैब होती हैं जीएसटी में। अभी काफ़ी बवाल भी हुआ था कि 25 केजी से कम के जो प्रोडक्ट्स, मतलब 25 केजी से कम के जो खाद्य पदार्थ आते हैं पैकेज्ड वाले, उस पर सरकार जीएसटी ले रही है।
ये काफ़ी चर्चा में आया था, लेकिन फिर सरकार ने क्लैरिफाई किया कि अगर 25 किलो की बोरी है, 25 किलो से अधिक की बोरी है, 25 लीटर से अधिक का अगर तेल का कनस्तर है, तो उस पर जीएसटी नहीं लगाएगी सरकार 5%। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, द टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड विद इन वन कंट्री बॉर्डर्स इन एन ईयर रिगार्डलेस ऑफ ओनरशिप, ये होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। Merchant bankers, bank or financial institution known as investment banker that specialize in advising the companies and managing their equity and debt requirement। तो ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो कि कंपनी को एडवाइस करते हैं और उनकी इक्विटी और उनका डेप्ट रिक्वायरमेंट मैनेज करने में जो हेल्प करते हैं, उनको मर्चेंट बैंकर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद डिफ़ॉल्ट क्या होता है? फेलियर टू मेक रिपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट ऑन डेप्ट। अगर कोई कर्जा ले लिया है और उसको फिर नहीं दिया गया है तो उसको हम लोग बोलते हैं डिफ़ॉल्ट। ये मतलब फाइनेंस का टर्म होता है डिफ़ॉल्ट। तो डिफ़ॉल्ट से क्या होता है कि अगर कोई मतलब ये लेंडर है, मतलब जिसने कर्ज दिया है, उसकी नज़र में जो डेटर है जिसने कर्जा लिया है उसकी क्रेडिबिलिटी की हानि होती है अगर वो समय पे कर्जा ना लौटा पाए। तो जैसे श्रीलंका के साथ क्या हुआ था, श्रीलंका ने इतने सारे लोन लिए और किसी को जो है समय पर नहीं लौटा पाए, और अंत में गुड्स एंड सर्विसेज रोक दी गई अलग अलग एजेंसीज के द्वारा उनको, और कर्ज वगैरह भी रोक दिया गया। तो लोग जो है सड़कों पर आ गए, उनके पार्लियामेंट में चले गए, उनके घरों में चले गए, मतलब गवर्नमेंट हाउसेस में उन्होंने कब्जा करने का प्रयास किया, क्योंकि जब सारे संसाधन खत्म हो गए, बाहर से राहत नहीं मिल रही है, तो इस तरीके से कभी कभी हो जाता है। तो श्रीलंका ऐसे ही डिफ़ॉल्ट हुआ था। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस किसको बोलते हैं? इंस्टीट्यूशन दैट इंगेज इन मोबिलाइजेशन एंड एलोकेशन ऑफ सेविंग्स। दे इंक्लूड कमर्शियल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक, डेवलपमेंट बैंक, इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन। तो ये सभी आ जाते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में। फिजिकल पॉलिसी क्या होती है? ऑल द प्लान्ड एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट इन मोबिलाइजिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फॉर मीटिंग इट्स एक्सपेंडिचर एंड रेगुलेटिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इन द कंट्री। हमारे भारत देश में फिजिकल पॉलिसी बनाने का काम किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का है, ध्यान रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का है। लेकिन अगर कहें मॉनेटरी पॉलिसी बनाना किसका काम है? मॉनेटरी पॉलिसी का जो सोल इंस्टीट्यूशन है वो किसने संभाला हुआ है? आरबीआई ने संभाला हुआ है, ध्यान रखिएगा। फॉरेन एक्सचेंज क्या है? करेंसी और बॉन्ड्स ऑफ अदर कंट्री। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या है? मार्केट इन विच करेंसीज आर ब्रॉट एंड सोल्ड एट द रेट ऑफ एक्सचेंज फिक्स्ड नाउ फॉर डिलीवरी एट स्पेसिफिक डेट्स इन फ्यूचर। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स क्या होते हैं? कि एक जोग्राफिकल रीजन होता है कंट्री में जिसमें कुछ आर्थिक विधियां होती हैं डिफरेंट कंट्रीज़ की, जो कि कंट्री की साधारण जो इकोनॉमिक लॉज होती हैं उससे डिफरेंट होती हैं। मतलब स्पेशल नाम से पता चल रहा है कि कुछ स्पेशल इकोनॉमिक जोन है जो किसी खास इकोनॉमिक गतिविधि के लिए बना है, और उसके लिए जो लॉज यानी कि विधि होती है वो भी अलग होती हैं, ठीक है। तो सभी कंट्रीज़ के अपने अलग अलग स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स होते हैं, ध्यान रखिएगा। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है? डिलिब्रेट सेल और अ पार्ट ऑफ कैपिटल स्टॉक ऑफ अ कंपनी टू रेस रिसोर्सेज एंड एक्सचेंज द इक्विटी और मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ कंपनी। जब कंपनी अपना एक भाग बेच देती है हिस्सेदारी का, किस लिए? रिसोर्सेज पाने के लिए, रिसोर्सेज गेन करने के लिए, उसको डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं। इसके बाद एसएलआर क्या होता है? मिनिमम पोर्शन ऑफ द टोटल डिपॉजिट्स और रिजर्व टू बी मेंटेन्ड बाय द बैंक्स इन द फॉर्म ऑफ इन लिक्विड फॉर्म एज पर द रेगुलेशंस ऑफ सेंट्रल बैंक आरबीआई। आरबीआई जो भी बैंक्स को मेंटेन करता है कि उन्हें अपना टोटल डिपॉजिट और रिजर्व्स का एक लिक्विड फॉर्म में हिस्सा आरबीआई के पास मेंटेन रखना होगा, उसी को एसएलआर बोलते हैं। एसएलआर और सीआरआर दोनों ही मेंटेन करना पड़ता है बैंक्स को आरबीआई के मैंडेट पर। कम्यून्स, जिसको पीपल्स कम्यून भी बोला जाता है, ये चाइना में होते थे और ये एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल्स को कंट्रोल करते थे। चाइना में जो स्ट्रक्चर था वो 3 एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल बटा था, उनमें से एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर यहाँ पर कम्यून्स का था 1958 से लेकर 1985 तक। उस बाद में टाउनशिप ने इनको रिप्लेस कर दिया है। कम्यून्स एक कलेक्टिव यूनिट होते थे, इनको प्रोडक्शन ब्रिगेड और प्रोडक्शन टीम्स कहा जाता था। इनका काम हर हाल में प्रोडक्शन को बढ़ाना होता था। इनके पास कुछ गवर्नमेंटल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फंक्शंस होते थे। तो कम्यून क्या है? कम्यून का काम था, मेन क्या था? प्रोडक्शन बढ़ाना चाइना में। बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऑफ फॉरेन ओरिजिन, ये कौन से होते हैं? कुछ कमर्शियल बैंक हो सकते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंक हो सकते हैं, पेंशन फंड हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। इसके बाद सेल्फ एम्प्लॉयड को मतलब क्या होता है? जिन्होंने अपने फार्म या फिर अपने एंटरप्राइज को ग्रो किया हो और वो किसी की नौकरी ना करते हो, उन्हीं को सेल्फ एम्प्लॉयड बोल देते हैं भारत में, ठीक है। उनके पास फ्रीडम होती है कि वो अपनी प्रोड्यूस को किसको बेचें, कब बेचें और कैसे अपना ऑपरेशन करें, अपना बिजनेस कैसे चलाएं, उन पर कोई बाहरी नियंत्रण नहीं होता है। हाँ, कंप्लाइंस होते हैं सरकार के। अर्निंग जो है उनकी डिपेंड करती है कि मतलब कि वो कितना सेल करते हैं, कितना प्रॉफिट बनाते हैं, ठीक। ग्रेचुटी एन अमाउंट ऑफ द मनी गिवन बाय एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय एट द एंड ऑफ रिटायरमेंट। तो जैसे सरकार ग्रेचुटी देती है तो वही ग्रेचुटी होती है। स्टॉक एक्सचेंज क्या है? अ मार्केट
जहाँ पर सिक्योरिटी गवर्नमेंट की और पब्लिक कंपनीज की ट्रेड की जाती है, वही होता है स्टॉक मार्केट। तो स्टॉक मार्केट में क्या चीज़ ट्रेड की जाती है? सिक्योरिटीज ट्रेड की जाती है, ध्यान रखिएगा। अर्बनाइजेशन मतलब क्या? एक्सपेंशन ऑफ मेट्रोपॉलिटन एरिया, नेमली द प्रोपोर्शन ऑफ टोटल पॉपुलेशन और एरिया ऑफ अर्बन लोकेलिटीज़। तो अर्बनाइजेशन क्या है? मतलब नगरीकरण होता है। धीरे धीरे जैसे ही नगरीय क्षेत्र फैलता है उसी को अर्बनाइजेशन कहते हैं। अर्बनाइजेशन का मतलब ही होता है कि रूरल क्षेत्र में कमी आएगी, अर्बन क्षेत्र बढ़ेगा। अर्बनाइजेशन कैसे एक्सप्रेस किया जाता है? परसेंटेज में, कि कितना परसेंट लोग जो है गांव से शहर की ओर आए एक डिकेड में, जनरली 10 साल में जब सेंसस होता है तो शो किया जाता है भारत में, उसी को अर्बनाइजेशन बोलते हैं। उसके बाद ट्रेड यूनियन क्या होता है? ये वर्कर्स का ऑर्गेनाइजेशन होता है, जैसे ट्रेड यूनियन कांग्रेस से उत्पत्ति हुई थी भारत में ट्रेड यूनियंस की, वही है ये। टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स डिवाइडेड बाय द पॉपुलेशन, इसको बोलते हैं वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, इसको परसेंटेज में एक्सप्रेस किया जाता है। लेबर लॉस, जो कई सारे रेगुलेशंस जो है गवर्नमेंट लाती रहती है, उसी को लेबर लॉस बोलते हैं। कैश रिजर्व रेशियो हमने आपको बताया, प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल डिपॉजिट्स एंड रिजर्व्स ऑफ द कमर्शियल बैंक टू बी केप्ट विद द सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई। लिक्विड फॉर्म में अपने डिपॉजिट्स और रिजर्व्स का जो हिस्सा कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास रखना होता है, उसी को कैश रिजर्व रेशियो बोलते हैं। पॉवर्टी लाइन क्या होती है? कि पॉवर्टी लाइन एक बनाई जाती है कि ये लाइन है, इससे ऊपर के आने वाले लोग जो है गरीब हैं, इससे नीचे के आने वाले लोग गरीब नहीं हैं। तो ये पॉवर्टी लाइन कई बार इंडिया में ड्रॉ की गई है, इसके विभिन्न प्रकार की समितियाँ आई थी। सबसे पहले दांडेकर रात, फिर लकड़ावाला, फिर जो है कई सारी आई थी, तेंदुलकर कमेटी, हाशिम कमेटी, उन सब के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। सभी ने अपने अलग अलग आधार बताए थे कि किस आधार पर पॉवर्टी लाइन निश्चित की जाएगी। पॉवर्टी लाइन जो है पर कैपिटा कंजम्पशन या फिर कैलोरी कंजम्पशन के फॉर्म में भी आ चुकी है। उसमें कहा गया था कि 2400 कैलोरी रूरल एरिया में अगर कोई कंज्यूम करता है, ठीक है, और 2100 अगर अर्बन एरियाज में कंज्यूम करता है, तो वो आपकी पॉवर्टी लाइन होगी। एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ क्या है? टैक्सेस इम्पोर्ट ऑन द गुड्स एक्सपोर्टेड फ्रॉम द कंट्री। ऐसे ही इम्पोर्ट ड्यूटी होती है जो इम्पोर्ट पर लगती है, उसको इम्पोर्ट ड्यूटी बोलते हैं। फिजिकल मैनेजमेंट, टैक्सेशन और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो रेगुलेट करने का काम होता है, उसको फिजिकल मैनेजमेंट बोलते हैं। फिजिकल मैनेजमेंट कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भारत में करती है। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट का मतलब होता है डेथ ऑफ एन इन्फेंट बिफोर हिज और हर फर्स्ट बर्थडे। पहले जन्मदिवस से पहले अगर किसी नवजात की मृत्यु हो जाती है तो उसको इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट बोलते हैं। पर 1000 लाइव बर्थ्स पर इसको नापा जाता है। मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशियो ये होता है कि नंबर ऑफ मैटरनल डेथ, यानी कि मातृ यानी माताओं की कितनी मृत्यु हो जाती है। अगर किसी साल में 1 लाख अगर बच्चों का जन्म होता है तो उसमें कितनी मातृ या फिर माताओं की मृत्यु हो जाती है उस टाइम पीरियड में, तो उसको बोलते हैं मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशियो। तो फ़र्क क्या हो गया मॉर्टेलिटी रेट में? इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट में इसको पर 1000 लाइव बर्थ लेते हैं और इसको लेते हैं 1 लाख लाइव बर्थ। टोटल फर्टिलिटी रेट ये हाइपोथेटिकल कोहोर्ट होता है कि अपने रिप्रोडक्टिव जीवन काल में एक महिला कितने बच्चों को जनेगी, ठीक। और रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी को अचीव करने का हर बार प्रयास किया जाता है किसी भी देश द्वारा। रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ फर्टिलिटी ये आ भी चुका है हमारे एग्जाम में। रिप्लेसमेंट लेवल कितना होता है? 2.1 होता है। यानी अगर एक महिला अपने जीवन काल में 2.1 बच्चे जन्मेगी। अब आप कहेंगे 2.1 कैसे जन्म सकती है? तो एक ओवरऑल एवरेज लिया जा रहा है कि अगर 100 महिलाएं जो है यहाँ पर 210 बच्चे अगर जन्मेंगी सब मिला के, तो वो रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ फर्टिलिटी हो जाएगा। यानी कि जितनी पॉपुलेशन डाई यानी मर करके जा रही है या ख़त्म हो रही है या फिर कम हो रही है, अगर 2.1 बच्चे एक महिला अपने जीवन काल में जन्मती है तो वो पूरा रिप्लेस कर देंगे वो बच्चे मरे हुए लोगों को। ये एक रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी होगी। जेंडर पैरिटी इंडेक्स क्या होता है? कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी लेवल ऑफ एजुकेशन में जो रेशियो होता है नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट का प्राइमरी लेवल पर और नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट का, तो उसको निकाल लेते हैं। जनरली यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है जेंडर पैरिटी इंडेक्स। सेक्स रेशियो क्या होता है? इसको जेंडर रेशियो भी बोलते हैं। मेल्स से फीमेल पे निकालते हैं, ध्यान रखिएगा कि कितने मेल्स पर कितनी फीमेल्स हैं। तो सेक्स रेशियो के कई सारे आंकड़े हम सेंसस में पढ़ेंगे। अब जनरल हिंदी पर आ जाते हैं। कथनीय का विलोम क्या हो जाएगा? अकथनीय हो जाएगा। और कनिष्ठ का ज्येष्ठ हो जाएगा। कनिष्ठ का वरिष्ठ भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अगर ज्येष्ठ ना दिया हो तो इसका वरिष्ठ भी हम लोग ले सकते हैं। उसके बाद आएगा कभी कभी का सदा या फिर हमेशा, या फिर आ जाएगा इसका प्रायः, ठीक। इसके बाद कर्ता का हो जाएगा कर्ता, कलंकित का निष्कलंक, कथित का अकथित, कपटी का निष्कपट या निश्छल, और कम का ज़्यादा अधिक, करुण का निष्ठुर, कर्म का अकर्म, कलंकी का निष्कलंकी, कथ्य का अकथ्य, पूत का कपूत का सपूत हो जाएगा, और जो है कमज़ोर का तगड़ा हो जाएगा या मजबूत भी हो सकता है, कर्कश का मधुर हो जाएगा, कर्मण्य का अकर्मण्य, कल्पनातीत का कल्पनीय।
कल्पनीय का विलोम अकल्पनीय भी हो जाएगा, कल्पनातीत भी हो सकता है। कसूरवार का बेकसूर, काज का अकाज, कामयाब का नाकामयाब, काल का अकाल, कीर्ति का अपकीर्ति, कुटिल का सरल, कुफल का सुफल, कुलीन का अकुलीन, कुशलता का अकुशलता, कल्पित का अकल्पित या यथार्थ, कहा का अनकहा, काट्य का अकाट्य, कामयाबी का नाकामयाबी, काला का गोरा, कीर्तिकर का अकीर्तिकर, कुपरिणाम का सुपरिणाम, कुमारी का विवाहिता और कुव्यवस्था का सुव्यवस्था, कृत का अकृत, कसा का ढीला, कहीं कहीं का, सब जगह सर्वत्र, काबिल का नाकाबिल, कामी का अकाम या निष्काम, किस्मतवर का बदकिस्मत, कुंठित का अकुंठित, अतीखा धारधार और कुप्रथा का सुप्रथा, कुरूप का हो जाएगा सुरूप, कुशल का हो जाएगा कुशल, कृतकार्य का हो जाएगा अकृतकार्य, विफल मनोरथ। कृतज्ञ का विलोम हो जाएगा कृतज्ञ या फिर अकृतज्ञ। उसके बाद कृत्रिमता का हो जाएगा अकृत्रिमता, ठीक है। और कष्ट का हो जाएगा कृष्ट का हो जाएगा अकृष्ट, कोप का कृपा या अनुग्रह और कोलाहल का शांति, क्रूर का अक्रूर, क्षत का अक्षत, क्षुण्ण का अक्षुण्ण, जैसे जो शपथ ली जाती है मुख्यमंत्री प्रधानमंत्रियों के द्वारा, तो इसमें क्या कहा जाता है, अक्षुण्ण रखूँगा, ठीक। इसका हो जाता है विलोम क्षुण्ण। और खंड का हो जाएगा अखंडित या अखंड, खरा का खोटा, खाद्य का अखाद्य, खिला का मुरझाया, खुशमिजाज का बदमिजाज, खूबसूरत का बदसूरत, कृतज्ञता का अकृतज्ञता, कृपण का दाता, के अंदर का के बाहर हो जाएगा, कोमल का कठोर, क्रमिक का अक्रमिक, क्रोध का क्षमा और अक्षम का हो जाएगा अक्षम, यहाँ पर सक्षम भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद शुद्र का विशाल हो जाएगा, खंडन का मंडन, खरीद का बिक्री या फरोख्त, खाली का भरा, खुला का बंद या अवरुद्ध, खुशी का गमी और खेद का हो जाएगा प्रसन्नता, कृत्रिम का अकृत्रिम या प्रकृत, कृपा का अकृपा या अवकृपा। उसके बाद कोमलता का कठोरता, क्रय का विक्रय, क्षणिक का शाश्वत, क्षम्य का अक्षम्य, शुद्ध का अक्षुब्ध या फिर शांत, खंडनीय का अखंडित या अखंड, खरीदना का बेचना, खिलना का मुरझाना, खुशकिस्मत का बदकिस्मत, खुशी खुशी का बेमन से और गंभीर का अगंभीर या फिर छिछला। अब यहाँ पर गंभीर है, यहाँ पर गहरा होता तब भी उसका विलोम क्या हो जाता, छिछला। गगन का हो जाएगा धरा, पृथ्वी, गण्य का हो जाएगा अगण्य या फिर नगण्य, गरल का सुधा, गहरा का छिछला और गुण का अवगुण, गुप्त का प्रकट, गूढ़ का अगूढ़, गौण का हो जाएगा मुख्य या प्रमुख, ग्राहीण का हो जाएगा त्याग या परित्याग, ग्राम्य का हो जाएगा नागर या फिर वन्य, घटना का बढ़ना, घृणा का प्रेम, चढ़ना का उतरना, गिरना, चर का अचर, चालाक का सीधा या फिर भोला, गणतंत्र का हो जाएगा राजतंत्र, गत का अगत, गर्म का ठंडा, गिराना का उठाना, गुणी का निर्गुणी, गुमसुम का बातुनी बड़बड़िया, गृहस्थ का सन्यासी। उसके बाद गौरव का लाघव हो जाएगा, ग्राम का नगर, ग्राह्य का अग्राह्य या फिर त्याज्य, घरेलू का बाहरी या जंगली, घोषित का अघोषित, चतुर का मूर्ख, चरित्रवान का चरित्रहीन, चाहा का अनचाहा, गणनीय का अगणनीय या फिर अगण्य, गमन का आगमन, गमन मतलब जाना, आगमन मतलब आना, गलत का हो जाएगा सही, गीला का सूखा, गुनहगार का बेगुनाह, गुरु का हो जाएगा हल्का, क्योंकि गुरु का एक मतलब अर्थ क्या होता है, गुरु का एक अर्थ होता है यहाँ पे भारी, तो उसका विलोम हो जाएगा यहाँ पे हल्का। उसके बाद गे का हो जाएगा अगे, गे मतलब गाने ही होगा, अगे मतलब जो गाए ना जस के। और ग्रस्त का हो जाएगा मुक्त, ग्रामीण का नागर या शहरी, घटती का बढ़ती, घात का प्रतिघात, चंचल का अचंचल या स्थिर, चपल का अचपल, चल का अचल और चिंतनीय का अचिंतनीय। चिरंतन का हो जाएगा नश्वर, चेतन का अचेतन या फिर जड़, चोरी छिपे का डंके की चोट पर। उसके बाद छिछला का हो जाएगा गहरा, छोटा का बड़ा या लंबा और जंगली का हो जाएगा घरेलू या पालतू, चिरस्थाई का अस्थाई, चैन का बेचैनी, छली का निश्चल। निश्चल और निश्चल में फ़र्क ध्यान रखिएगा आप। निश्चल का मतलब होता है कि जो छली ना हो, जिसने छल ना किया हो, ठीक है, जो छल ना जानता हो। और निश्चल का मतलब हो जाता है जो स्थिर हो, जो चल ना सकता हो, जो गति ना कर सकता हो। जैसे सचल का विलोम क्या हो जाएगा, निश्चल, निश्चल हो जाएगा, यहाँ पर चा रहेगा, छा नहीं। सचल का विलोम हो जाएगा निश्चल और छली या छलिया का विलोम हो जाएगा निश्चल, ठीक। तो ये अंतर ध्यान रखेंगे। उसके बाद छुटकारा का बंधन, जंगम का स्थावर, जड़ का चेतन, चुस्त का ढीला या लचर, चोर का साह हो जाएगा, छां का धूप हो जाएगा, यहाँ पर छाँव भी हो सकता है। उसके बाद छूत का अछूत, जटिल का सरल और जड़ता का चैतन्य या फिर अचेतनता। इसके बाद करंट अफेयर में हम देखेंगे ऑबिचुरीज, पंडित बिरजू महाराज नहीं रहे थे, कथक डांसर थे, ठीक है। इनको पद्म विभूषण सम्मान भी मिल चुका था। महेंद्र प्रसाद ये राज्यसभा एमपी और जनता दल यूनाइटेड के से जुड़े हुए थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, ये नहीं रहे। सबसे पहले कांग्रेस की टिकट पर ही लड़े थे 1980 में, ये बिहार से थे। एडवर्ड ओ विल्सन ये अमेरिकन नेचुरलिस्ट थे और
इनको डार्विन ऑफ मॉडर्न एज कहा जाता है। सिंधु ताई सपकाल ये फेमस सोशल वर्कर्स थी, बच्चों के लिए इन्होंने काफ़ी काम किया था। इनको मदर ऑफ ऑर्फेन्स भी कहा जाता था महाराष्ट्र में। इसके बाद एम के प्रसाद, ये सेव साइलेंट वैली कैंपेनर थे, ये नहीं रहे। स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी, ये गुजरात सरकार लाई थी। इसका उद्देश्य था सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव ग्रोथ टू अचीव सेल्फ रिलायंट गुजरात। हमारे एग्जाम में अभी तक इतना ही पूछा गया कि SSIP 2.0 कौन सा स्टेट लाया था, तो उसका उत्तर हो जाएगा गुजरात। आगे है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, ये शुरू किया था मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी ने 29 दिसंबर 2021 को, साल के एंड में। इसमें काफ़ी सारा सरकार इन्वेस्टमेंट करने वाली है। भारत को एक सेमीकंडक्टर हब के रूप में डेवलप करना है। स्पेशल फीचर स्कीम नेम्ड महिला मित्र प्लस, महिला मित्र प्लस नामक स्कीम फेडरल बैंक ने शुरू की थी, ध्यान रखिएगा बस इतना। वाराणसी एग्री एक्सपोर्ट हब बनाएगा एपीडा, और इसमें जो है कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट शामिल होंगे वाराणसी एक्सपोर्ट हब में, वाराणसी एग्री एक्सपोर्ट हब में शामिल होंगे डिस्ट्रिक्ट वाराणसी, मिर्ज़ापुर, प्रयागराज, आजमगढ़, गोरखपुर, गाजीपुर, बस्ती, चंदौली, जौनपुर और संत रविदास नगर या फिर भदोही। कोची वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट जो है कोची मेट्रो रेल लिमिटेड जो है चला रही है, इसको कोची केरला में बनाया जाएगा और ये फर्स्ट सिटी होगी जहाँ पर वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाएगा भारत का। उसके बाद माना ओरू माना बाड़ी प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना का है। स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर सही करना चाहता है स्टेट इस स्कीम के थ्रू। मिंदम मंजप्पई स्कीम जो है, इसके तहत MK स्टालिन जो तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर, उन्होंने कहा था कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स को डिस्करेज किया जाएगा। ग्रीन फिक्स डिपॉजिट्स जो है इंड बैंक ने शुरू किया था ये दिसंबर 2021 में, और ग्रीन फिक्स डिपॉजिट्स के थ्रू यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को फंड किया जाएगा। प्रोग्राम युवा संस्कार प्रोग्राम जो है युवाओं के लिए चलाया गया था गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा के द्वारा। PCA फ्रेमवर्क आया था NBFCs के लिए, अक्टूबर 2022 से शुरू किया गया था। RBI यहाँ पर लाया था PCA फ्रेमवर्क या प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क NBFCs के लिए। ग्राम उजाला कार्यक्रम, ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का है। इसमें जैसे आपको पता है कि CESL जो इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड, इन्होंने क्या किया था कि गाँवों में जो नॉर्मल बल्ब लोग यूज़ करते हैं 100 वाट वाले, उनके बदले उनको 5 बल्ब बदल करके दे रही थी मिनिमम कॉस्ट पर। ये CECL कितने रुपए में, 10 रुपये पर बल्ब, यानी 50 रुपये दे करके आप अपने घर के 5 बल्ब बदल सकते थे, 7 वाट और 12 वाट के LED बल्ब के रूप में, जो कि काफ़ी मतलब कम कीमत पर है। 7 वाट और 12 वाट के LED बल्ब काफ़ी महंगे आते हैं, 100 से ऊपर रुपए के, 100-150 रुपये के आते हैं, उसको केवल 10 रुपये में CESL बदल रही थी। अभी पूछा गया था एक पेपर में कि ग्राम उजाला कार्यक्रम के तहत जो बल्ब है वो कितने रुपये में दिया जाता है, तो 10 रुपये में दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। और ग्राम उजाला स्कीम जो है कहाँ पे शुरू की गई थी, ध्यान रखना है, बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के रूरल एरियाज़ में कवर किया जा रहा था इसको। एक कमेटी बनाई गई थी कि प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी में जो लैप्स हुआ था पंजाब में, उसको देखने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी। इस कमेटी को हेड कौन करने वाले थे, ये आपको ध्यान रखना है। ये इस कमेटी को हेड करने वाले थे सुधीर कुमार सक्सेना। सुधीर कुमार सक्सेना कमेटी किससे संबंधित है, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक की जाँच करने से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। फिरोजपुर में जो है पंजाब में जब प्रधानमंत्री ने विजिट किया था तो वहाँ पर उनकी सिक्योरिटी में लैप्स हुआ था। चीता इंट्रोडक्शन प्लांट नहीं एक्चुअली प्रोग्राम, चीता एक्शन प्लान यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था। उसमें कहा गया था कि साउथ अफ्रीका और नामीबिया से जो है चीता ला करके इंट्रोड्यूस की जाएंगे कुनो पालपुर नेशनल पार्क जो मध्य प्रदेश में है वहाँ पे। यह भी पूछा गया था AA पेपर जो भी BPSC का हुआ था उसमें। इसके बाद नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम में इंडियन ऑयल ने कहा था कि वो सपोर्ट करेंगे उत्तर प्रदेश के 75 डिस्ट्रिक्ट को और पंजाब के 23 डिस्ट्रिक्ट को टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम में। इंडियन ऑयल ने ये सपोर्ट करने की बात कही थी। उसके बाद ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर फेज़ 2 यहाँ पे अनाउंस कर दिया गया था 6 जनवरी 2022 को। तो फर्स्ट फेज़ में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर में कहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट किया गया था, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान में। एक्चुअली सेकंड फेज़ जो है वो स्टेट्स का नाम लिखा हुआ है जहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। फर्स्ट स्टेट में इम्प्लीमेंट किया गया था उत्तर प्रदेश में, तमिलनाडु में, राजस्थान में, केरल, आंध्र प्रदेश, नॉट आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक। ठीक, तो ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर फर्स्ट फेज़ में कौन कौन से स्टेट थे, सेकंड में कौन कौन थे, एक बार देख लीजिएगा आप। उजाला कार्यक्रम अलग है, उजाला ग्राम उजाला से कंफ्यूज नहीं करेंगे। उजाला कार्यक्रम पहले आया था, ये 5 जनवरी 2022 में। इसने जो है अपने 7 साल एक्चुअली पूरे कर लिए थे। ग्राम उजाला कार्यक्रम कब आया था, 5 जनवरी 2015 को। इसके बाद साइकिल्स फॉर चेंज एंड स्ट्रीट्स फॉर पीपल चैलेंज, ये किसने शुरू किया था, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने शुरू किया था इसमें। और 11 सिटीज़ में ये जो चैलेंज है ये चलाया गया था, उनके नाम लिखे हुए हैं सिटीज़ के। प्राइमरी मार्केट एडवाइजरी कमेटी जो सेबी की है वो बनाई गई थी, रीस्ट्रक्चर की गई थी, मतलब उसमें बदलाव किए गए थे। तो पहले
सेबी की जो प्राइमरी मार्केट एडवाइजरी कमेटी थी उसको हेड कर रही थी माधवीपुरी बुच, लेकिन अब इसको हेड कर रहे हैं एस साहू। ठीक है, एस साहू जो है इस पैनल के हेड होंगे। द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट बिल 2021, इसमें वार्ता चल रही है। आप जान रहे हैं कि ये डिस्कशन हो रहा था कि विमेन की भी जो मैरिज की एज है उसको 18 से बढ़ा करके मेन के बराबर यानी 21 कर दिया जाएगा। तो 21 मेंबर का जो इसमें पैनल बना हुआ है, इसमें एकमात्र जो विमेन मेंबर हैं वो कौन है, टीएमसी की मतलब एमपी है सुष्मिता देव इसमें शामिल है। ठीक, अब वन लाइनर आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपके लिए स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपको बता दे रहे हैं। यूएसए या अमेरिका जो टॉप एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन था इंडिया का इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के लिए। ठीक, वाटर एटलस फॉर टाइगर रिजर्व लॉन्च किया था भूपेंद्र यादव जी ने 5 जनवरी 2021 को। केरला का जो कुंबलांगी विलेज था कोचीन में, वो इंडिया का पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री पंचायत बना था भारत का। और कुंबलांगी अर्लियर जो है भारत का पहला इको टूरिज्म विलेज भी बन चुका था 2-3 साल पहले। मालाबार ट्री डिम्फ जो है इसको स्टेट बटरफ्लाई ऑफ गोवा घोषित किया गया था। गोवा बर्ड फेस्टिवल जो हुआ था चुराव में वहाँ पे। बाकी मैं यहाँ पे स्क्रॉल कर दे रहा हूँ। स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक मनाया गया था जनवरी मंथ में 10 से 16 जनवरी को। ठीक है, इसके बाद और कोई ज़्यादा इसमें खास नहीं है जिसको बोल के बताया जाए। आप इसमें देख लीजिएगा, इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम लोग अपने नेक्स्ट मॉड्यूल में ग्रेटर हिमालय से शुरू करेंगे, ज्योग्राफी में बढ़ते हैं हम लोग आगे।